हाँ बच्चों देखो, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कोलाजी के बारे में, जो क्लास 12th का चैप्टर था। आज हम पढ़ेंगे पूरे 12th के सिलेबस के बारे में, जानेंगे कि 12th का सिलेबस एक्चुअल में क्या है और उसमें कैसे मार्क को डिस्ट्रीब्यूट किया गया बोर्ड लेवल पर। ठीक, तो जब हम 12th का सिलेबस देखते हैं तो 12th के सिलेबस में टोटल 5 यूनिट है। यूनिट 6, 7, 8 और 9, 10th। ठीक है, जो 5 यूनिट है वो 11th के सिलेबस में है। तो जो यूनिट 6 है उसमें पहला यूनिट कहलाता है रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन में हमें टोटल 4 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जनरल हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन में एक्चुअल में क्या होता है और कितने टाइप के होते हैं। ठीक, दूसरा हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट मतलब एंजियोस्पर्मिक प्लांट, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट या ब्रायोफाइट, एल्गी के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। ये सब हम जनरली इसमें पढ़ लेंगे, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं। उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे, और फाइनली हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन से क्या क्या डिजीज होता है और उससे हम कैसे प्रोटेक्ट हो सकते हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर आता है, चैप्टर 7th आता है। 7th चैप्टर में हम जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन पढ़ेंगे, और जेनेटिक्स और इवोल्यूशन में टोटल 3 चैप्टर है। एक क्लासिकल जेनेटिक्स, एक मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और एक इवोल्यूशन। देखो, क्लासिकल जेनेटिक्स में तुम लोग पढ़े होगे मेंडल एक्सपेरिमेंट जो पी प्लांट पे किया था। उसके अलावा हम टी.एच. मॉर्गन के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा जेनेटिक वेरिएशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा जेनेटिक डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब क्लासिकल जेनेटिक्स में आ जाएगा, जैसे पॉलीप्लाइडी, एन्यूप्लाइडी, ये सब क्या होता है, क्या प्रॉपर्टीज होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि मॉलिक्यूल लेवल पर। मॉलिक्यूल में जैसे हम लोग पढ़े हैं डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। तो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के बारे में हम काम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में, कि डीएनए कैसे बनता है, आरएनए कैसे बनता है और इनका क्या क्या फंक्शंस है, और इसके कैसे हम इसको चेंज करके यूज करते हैं। नेक्स्ट हम इवोल्यूशन पढ़ेंगे। इवोल्यूशन में कैसे हमारा अर्थ बना, उसके बाद उस अर्थ पर कैसे धीरे धीरे लाइफ आया, उसके बाद ह्यूमन का कैसे इवोल्यूशन। तो ये सारे जो चैप्टर आते हैं जेनेटिक्स और इवोल्यूशन में, इसमें क्या क्या क्लासिकल, मॉलिक्यूलर और इवोल्यूशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो अगला यूनिट है, यूनिट 8। यूनिट 8 में बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर पढ़ेंगे। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ह्यूमन के लिए जो फायदेमंद है बायोलॉजी, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ह्यूमन के फायदे के लिए हम पहले हेल्थ की बात करते हैं कि हमारे हेल्थ पर क्या इफेक्ट करेगा और हमारा हेल्थ कैसा होना चाहिए। उसके बाद उस हेल्थ पर कैसे कैसे इफेक्ट आता है और कौन कौन सा डिजीज आता है, तो उसके बारे में, इन सब चीज़ों को हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। देखो, एक ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ है और एक ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम जनरली रिप्रोडक्शन के थ्रू जो ट्रांसमिट होता है डिजीज, उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे HIV हो गया, सिफिलिस हो गया, गोनेरिया हो गया, ये सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। लेकिन जब हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें हम पढ़ेंगे कि टाइफाइड कैसा होता है, मलेरिया कैसे होता है, इसके अलावा TB कैसे होता है, कॉलरा डिजीज कैसे होता है। तो ये सब हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट हम स्ट्रेटजी फॉर इन्हांसमेंट इन फूड एप्लीकेशन। तो हमारे जो ये न्यूट्रिएंट, हमारे देखो इनिशियल में खेती तो बहुत होता था, ठीक है, लेकिन उतना पैदावार नहीं होता था जिससे लोग खाकर अपने पेट को भर लें। या फिर ऐसा नहीं होता है कि हमें जो सप्लीमेंट मिलता है, जैसे हम लोगों को बोला जाता है हम लोग हिडन हंगर है। देखो, 2 तरह के हंगर होते हैं, एक को खाना मिलता है लेकिन उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिलता, और दूसरे को खाना ही नहीं मिलता। तो जिसको खाना नहीं मिलता तो उसको हम कह देते हैं ये हंगर है, ये भूखा है आदमी। लेकिन जिसको खाना मिल रहा है लेकिन न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है, उसे हम कहेंगे हिडन हंगर। तो इस कंडीशन को खत्म करने के लिए हम इन्हांसमेंट करते हैं फूड के एप्लीकेशन में। ठीक, उसके बाद माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तुम लोग बहुत सारे माइक्रोब्स के बारे में जानते हो जो हमारे लिए फायदेमंद होता है,
देखो जनरली जो बैक्टीरिया या वायरल या फिर प्रोटोजोआ होते हैं वो हमें डिजीज काज करते हैं हमारे ऊपर, लेकिन कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। जैसे तुम लोग दही बनाते हो तो दही में क्या होता है, लैक्टोबैसिलस, अगर लैक्टोबैसिलस ना हो तो दही का फॉर्मेशन ना हो। उसी तरह वाइन बनाने के लिए या जो भी अल्कोहल बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं ईस्ट का, तो ये सब हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। उसी तरह मशरूम तुम लोग देखे हो वो भी फायदेमंद है। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में पढ़ेंगे। उसके अलावा इसी में आता है एक सिंगल सेल प्रोटीन, भी इसी में पढ़ेंगे हम कि सिंगल सेल प्रोटीन जो बनाते हैं उसके लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, उसका कैसे एप्लीकेशन करते हैं। उसके अलावा तुम लोग इंसुलिन का नाम सुने होंगे, इंसुलिन का भी प्रोडक्शन इसी टॉपिक में हमें पढ़ना है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज, नहीं इंसुलिन का आगे हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में। तो ये जो बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर है ये सारे टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज स्ट्रेटजी फॉर इन्हांसमेंट इन फूड एप्लीकेशन और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक। तो ये 3 टॉपिक हम किस में पढ़ेंगे, यूनिट 8 में। और नेक्स्ट है यूनिट 9 जिसमें बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम 2 यूनिट पढ़ेंगे, एक प्रिंसिपल, 2 चैप्टर पढ़ेंगे, एक प्रिंसिपल एंड प्रोसेस और दूसरा एप्लीकेशन, कि बायोटेक्नोलॉजी को हम कैसे अप्लाई करते हैं और कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल और प्रोसेस हम, और उस प्रोसेस से जो प्रोडक्ट बनता है उसका कैसे हम यूज करते हैं उसके बारे में हम एप्लीकेशन में पढ़ लेंगे। तो ये आ जाएगा बायोटेक्नोलॉजी। और लास्ट जो चैप्टर आता है हम इकोलॉजी, अभी तुम लोगों को पढ़ाए हैं, नेक्स्ट पीछे वाले जो वीडियो है उसमें पढ़ाए हैं कि इकोलॉजी में एक चैप्टर पढ़ाए हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म और एंड पॉपुलेशन में हम बता चुके हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, तो इसको रहने दो अभी डिस्कस करने के लिए। उसके बाद इकोसिस्टम के हमारा इन्वायरमेंट में कैसे एक दूसरे से इंटरेक्शन होता है या कैसे ऑर्गेनिज्म बिहेव करते हैं, तो ये सारी प्रॉपर्टी हम इकोसिस्टम में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी नाम से ही क्लियर हो रहा है कि हमारे डाइवर्सिटी मतलब वेरिएशन। तो हमारे अर्थ पर बायो मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और डाइवर्सिटी मतलब वेरिएशन। तो हमारे अर्थ पर कितना ज़्यादा वेरिएशन है इसी चीज़ को हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी में। तो होता क्या है कि कुछ डाइवर्सिटी लॉस हो रहा है ह्यूमन एक्टिविटी या अदर एक्टिविटी के थ्रू, जनरली जो हो रहा है लॉस जो हो रहा है वो ह्यूमन एक्टिविटी के, उसी को एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी बोलते हैं। तो उसको प्रोटेक्ट हम कैसे करेंगे वो प्रोसेस पढ़ेंगे। तो इसमें बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, कि हम इसको कैसे रोक कर सकें कि हमारा बायोडाइवर्सिटी बचा रहे। और लास्ट हमें पढ़ना है इन्वायरमेंटल इश्यूज, जैसे पॉल्यूशन कैसे अफेक्ट करता है हमारे बॉडी को, उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम इन्वायरमेंटल इशू में। तो ये पूरा टॉपिक जो है हमें पढ़ना है 12th के सिलेबस में, ठीक। अब जब 12th की सिलेबस की बात करते हैं तो इसमें हमें मार्क्स भी मिलता है, बोर्ड में जब लिखते हो तो उसमें मार्क्स मिलता है। और टोटल 70 मार्क्स का तुम्हारा रिटन टेस्ट होता है और 30 मार्क का तुम्हारा प्रैक्टिकल होता है। और प्रैक्टिकल में कई सारे प्रोसेस होते हैं, तो वो आगे जब क्लास में तुम लोग नॉर्मल क्लास करोगे तो वहाँ पर बताया जाएगा। और बीच बीच में कहीं कहीं तुम लोगों को लैब भी प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें प्रैक्टिकल भी तुम लोग अच्छे से कर सकते हो, ठीक। अब जब हम बोर्ड का मार्क्स देखेंगे तो पहला जो रिप्रोडक्शन चैप्टर यूनिट है, इस यूनिट को टोटल 14 मार्क्स मिलता है, ठीक है। टोटल 14 मार्क्स मिलता है रिप्रोडक्शन यूनिट को। सेकेंड है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, और जेनेटिक्स और इवोल्यूशन सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। और इसमें सबसे ज़्यादा क्लासिकल और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स से क्वेश्चन पूछता है। इवोल्यूशन से पूछता है लेकिन इससे नंबर ऑफ मार्क्स जो होते हैं इवोल्यूशन से कम उठते हैं, लेकिन क्लासिकल जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स से करीब हमारे ख्याल से नहीं, जो तुम्हारे बोर्ड का एग्जाम है उसमें देखोगे तो 12 से 14 मार्क्स जो होता है वो केवल क्लासिकल और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स से मिलता है। और जो बचा खुचा रहता है 4 या 6 मार्क्स वो इवोल्यूशन से मिलता है, ठीक। तो
ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है अगर अच्छे से पढ़ोगे तो। नेक्स्ट आता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और स्ट्रेटजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये बायोलॉजिकल एंड ह्यूमन वेलफेयर में आता है टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक, और इसको टोटल 14 मार्क्स मिलता है। ठीक है, 3 यूनिट है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में प्रिंसिपल एंड प्रोसेस से 5 नंबर का रहता है और एप्लीकेशन से 5 नंबर, और टोटल मिला जुला कर 10 नंबर का ये सिलेबस रहता है या ये यूनिट से आता है। और लास्ट जो इकोलॉजी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी होता क्या है कि तुम्हारा बायोटेक्नोलॉजी और स्ट्रेटजी फॉर ये बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन कम कर कर तुम्हारा इकोलॉजी से पूछ देता है। तो इकोलॉजी का वैसे तो बोला जाता है 14 मार्क्स है, लेकिन कभी कभी ये 16 to 18 भी पहुंच जाता है। ठीक, तो ये पैटर्न होता है मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम जब पढ़ेंगे तो पहला चैप्टर पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन में हमें क्या करना है, कैसे उसको पढ़ना है, उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये सारा हमें पढ़ना है रिप्रोडक्शन चैप्टर में। तो नेक्स्ट हम जो वीडियो स्टार्ट करेंगे या जो नेक्स्ट चैप्टर या स्टार्ट करेंगे वो नॉर्मल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और नॉर्मल रिप्रोडक्शन में तुम्हें पढ़ना है कि कैसे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और अपना एग्जिस्टेंस कायम रखते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक, हम तुम लोगों को बता चुके हैं ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं। ठीक, इकोलॉजी में हम बताए थे। अब जब हम ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो ऑर्गेनिज्म का जितने भी हमारे अर्थ पर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, चाहे जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका बर्थ होता है और डेथ होता है। ठीक, अब बर्थ टू डेथ जब होता है तो इसी के बीच में जो पूरा इंटरवल होता है, इनके बीच का जो इंटरवल होता है उसी को हम कहते हैं लाइफ स्पैन। ठीक है, तो लाइफ स्पैन का अगर हम पूछें कि डिफिनीशन क्या होगा, तो लाइफ स्पैन कहलाता है कि बर्थ टू नेचुरल डेथ। ठीक, बर्थ से नेचुरल डेथ, देखो 2 डेथ होता है, एक ऐसे ही रैंडम डेथ होता है और एक नेचुरल डेथ होता है। नेचुरल डेथ तब आएगा जब एजिंग आएगा। ठीक है, एक अपना कंप्लीट लाइफ अगर कोई स्पान कर लिया है या जी लिया है उसके बाद अगर मर रहा है अपने आप, तो उसे हम कहते हैं नेचुरल डेथ। लेकिन अगर कोई रोड पर चल रहा है और एक्सीडेंट हो गया, मर गया, तो वो नहीं कंसीडर करते हैं लाइफ स्पैन कि उस ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन इतना ही था। ठीक है, ऐसा बोला नहीं जाता। अगर साइंस में बोला जाए कि लाइफ स्पैन ह्यूमन का कितना है, तो उसके बर्थ से नेचुरल डेथ, ऐसा नहीं कि रोड पर चल रहा है या हार्ट अटैक आ गया या कोई डिजीज हो गया जिससे वो मर गया अर्ली लाइफ में, तो उसे हम लाइफ स्पैन नहीं कहेंगे। एक सर्टेन एज के बाद अगर उसकी डेथ हो रही है तो उसे हम कहते हैं नेचुरल डेथ। और वहां से बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक प्रोसेस कहलाता है लाइफ स्पैन। लेकिन जितने भी ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पर, सभी का ये प्रोसेस कंप्लीट होता है कि उसको अगर वो जिंदा हुआ है, गीता में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी मनुष्य या कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर जीवित है तो उसका मृत्यु निश्चित है। ठीक है, ये गीता का लाइन है, अब देख लेना कौन सा पेज है, वो तुम लोग डिसाइड कर लेना। तो नेचुरल डेथ होना कंफर्म, नेचुरल नहीं, डेथ होना कंफर्म है। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो गीता को भी फेल करते हैं। वो कौन से ऑर्गेनिज्म है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म।
ठीक है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, सिंपल सा एक बैक्टीरिया ले लो। ठीक, बैक्टीरिया क्या करता है कि ये डिवाइड होता रहता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। ठीक, इसका कोई भी प्रोसेस ऐसा नहीं होता है कि इसको एज आता है और ये मरता है। होता क्या है कि अपना एग्जिस्टेंस अगर इसको खत्म करना, मान लो ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियॉइड होता है। तो सपोज करो इसके पास ये जेनेटिक मटेरियल है, और अगर इसका सेल साइज अगर बढ़ रहा है तो ये क्या करेगा, अपने साइज को बढ़ाकर, ये मान लो बढ़ा लिया, ठीक, और बढ़ाने के बाद ये फिर से इसको डिवाइड करेगा ऐसे, और डिवाइड कर कर 2 डिफरेंट बैक्टीरिया का फॉर्मेशन कर लिया। तो ऐसा तो हुआ नहीं कि जो पहला था वो मर गया, वो तो डिवाइड होकर 2 पार्ट में से चेंज हुआ। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एक्सेप्शन होते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन होते हैं किसके, ये लाइफ स्पॉन के, कि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये कैसे होते हैं, इमॉर्टल होते हैं। इमॉर्टल मतलब नश्वर, जो कभी न मरे। ठीक, तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इमॉर्टल होते हैं, जो कभी नहीं मरते। बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे जो भी ऑर्गेनिज्म है, अगर वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसका डेथ निश्चित है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि सारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल होते हैं। कुछ ऐसा भी आता है, कभी कभी ऐसा भी कंडीशन आता है कि ये अपने लाइफ स्पॉन को खत्म करते हैं, दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में ये इमॉर्टल होते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है इनको भी मरना पड़ता है। तो इसीलिए गीता बोला था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है हमारे अर्थ पर, चाहे जो, सबका मृत्यु निश्चित है। ठीक, इसी को कहते हैं लाइफ स्पॉन, बर्थ से नेचुरल डेथ। अब देखो, जब हम लाइफ स्पॉन के बारे में बात करते हैं, सिंपल सा, अगर हम यहाँ पर ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पॉन की बात करते हैं तो वो किस पर डिपेंड करेगा। जैसे सिंपल से सोचो कि 2 ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, 2 ऑर्गेनिज्म है, एक पैरट है और एक क्रो है। ठीक, पैरट और क्रो, पैरट और क्रो का साइज क्या होता है, दोनों का डिफरेंट होता है कि दोनों का लगभग सेम होता है। अगर पैरट का साइज देखो और क्रो का साइज देखो तो लगभग सेम होता है। ठीक, लेकिन अगर इनके लाइफ स्पॉन की बात करें तो इसका जो लाइफ स्पॉन होता है अप्रोक्स 140 ईयर्स होता है। ठीक है, इसका लाइफ स्पॉन लगभग 140 साल होता है, जबकि क्रो का जो लाइफ स्पॉन होता है वो नियर अबाउट तुम्हारा, क्रो का लाइफ स्पॉन नियर अबाउट 15 ईयर होता है। ठीक, लेकिन दोनों का साइज क्या है, साइज अप्रॉक्स सिमिलर। ठीक, अब देखो उसी तरह अगर मैंगो का देख लो और पीपल का देख लो। ठीक, मैंगो और पीपल लगभग एक ही साइज के होते हैं, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता, थोड़ा बहुत। अगर दशहरी आम ले लो यार, सिंपल सा दशहरी आम को देखो तो उसका साइज और पीपल का, ठीक है, वेरी करता है। लेकिन अगर देसी आम ले लो जो बहुत बड़े बड़े होते हैं और उसमें जो आम होता है वो छोटा छोटा होता है। ठीक, तो देसी आम ले लो और पीपल ले लो तो दोनों का साइज लगभग इक्वल होता है, लेकिन इनका जो लाइफ स्पॉन होता है साइज अप्रॉक्स सिमिलर, लेकिन इनका लाइफ स्पॉन जो होता है वो वेरी करता है। ये 100 to 200 ईयर्स होता है
और ये 200 to 300 ईयर्स होता है। ठीक, तो अब देखो तुम ही लोग डिफरेंस कर लो कि साइज पर क्या लाइफ स्पॉन डिपेंड करता है। सिंपल सा देखो, पैरट और क्रो दोनों का साइज लगभग सेम है। उसी तरह मैंगो और पीपल दोनों का साइज लगभग सेम है, लेकिन लाइफ स्पॉन वेरी कर रहा है। तो लाइफ स्पॉन डज नॉट डिपेंड ऑन साइज। ठीक, तो ये साइज पर डिपेंड नहीं करता। उसी तरह कुछ एग्जाम्पल है जिसको याद रख लेना कि किसका लाइफ स्पॉन कितना होता है। ठीक है, एक तरफ हम प्लांट लिख दे रहे हैं और दूसरे तरफ एनिमल। ठीक, तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया है ये सारे कुछ एग्जाम्पल, तो उसका लिख लेना। प्लांट में हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले राइस। राइस का साइंटिफिक नेम ओराइजा सटाइवा। ठीक है, तो राइस का अगर धान की खेती देखो तो धान की खेती लगभग 3 से 4 मंथ में कंप्लीट। ठीक, उसी तरह सेकेंड अगर देखो रोज, जो गुलाब का फूल होता है इसका साइंटिफिक नेम होता है रोजा। तो रोजा का जो लाइफ स्पान होता है वो 5 to 7 ईयर्स होता है। ठीक, उसी तरह तीसरा जो है वो बनियान ट्री, नहीं बनाना, याद कर लो। ठीक है, बनाना का जो लाइफ स्पान होता है इसका साइंटिफिक नेम होता है मूसा। मूस नहीं, मूसा। ठीक है, तो मूसा का जो लाइफ स्पान होता है 25 ईयर्स। अब कंफ्यूज मत होना। देखो तुम लोग देखे होगे कि बनाना जो होता है अगर एक बार हार ले लिया तो वो अपने आप मुरझा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसका सिर्फ और सिर्फ स्टेम लॉस होता है, लेकिन अंदर जो उसका जड़ होता है वो लगभग 25 साल बाद लॉस होता है। इसलिए इसका लाइफ स्पॉन हम उसके तने से नहीं आइसोलेट करते हैं, उसका लाइफ स्पॉन उसके जड़ से हम देखते हैं कि जड़ कितना दिन तक सरवाइव करता है। तो जड़ लगभग 25 ईयर तक सरवाइव। ठीक, तो याद रहेगा कि बनाना जो या मूसा जो है वो 25 साल तक जिंदा रहता है। ठीक, उसी तरह मैंगो, अभी बताएं, मैंगो का तुम लोग साइंटिफिक नेम याद रखे हो, मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, तो मैंजीफेरा इंडिका का जो लाइफ स्पान है वो 100 to 200 ईयर्स है। ठीक, उसी तरह नेक्स्ट है पीपल। ठीक है, इसका फीकस नाम होता है, फीकस रिलीजियस। ठीक है, फीकस रिलीजियस साइंटिफिक नेम है और इसका लाइफ स्पान 200 to 300 ईयर्स होता है। ठीक, उसी तरह बनियान ट्री, ये भी पीपल का ही वैरायटी होता है। फीकस है साइंटिफिक नेम, इसका जीनस, और स्पीसीज वेरी करता है, कई सारे स्पीसीज अलग अलग होते हैं। तो इसका भी लाइफ स्पॉन लगभग इतना ही होता है, 200 से 300 साल तक। ठीक, तो इतने प्लांट हैं जिनके तुम्हें साइंटिफिक नेम याद रखना है। ठीक, उसी तरह एनिमल का हमें पढ़ना है। एनिमल में सबसे पहले हम बटरफ्लाई के बारे में, ठीक है, बटरफ्लाई का जो लाइफ स्पॉन होता है लगभग 1 से 2 वीक होता है। इसका लाइफ स्पॉन 1 to 2 वीक्स होता है। ठीक, सेकेंड है
हाउस फ्लाई, ठीक है। हाउस फ्लाई जो मक्खी उक्खी होती है उसका लाइफ स्पॉन लगभग 1 to 2 मंथ। उसी तरह एक और होता है, नाम होता है फ्रूट फ्लाई, उसी को नाम देते हैं ड्रोसोफिला, ठीक है। और इसका लाइफ स्पॉन 30 डेज होता है, ठीक है। और इसको हम यूज करते हैं एज एक्सपेरिमेंटल। जेनेटिक्स में टीएच मॉर्गन ने इसको यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर, अभी तुम लोग आगे जेनेटिक्स जब पढ़ोगे तो उसमें फ्रूट फ्लाई का फिर नाम आएगा, ड्रोसोफिला, ठीक। उसके बाद हमें पढ़ना है क्रो के बारे में। हम बताएं क्रो का लाइफ स्पान 15 ईयर्स, ठीक। नेक्स्ट है डॉग, ये लगभग 25 ईयर्स। देखो ये सब लगभग में आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि 25 साल एग्जैक्ट जीते हैं। जैसे ह्यूमन में देखो, कुछ लोग 70 साल जीते हैं, कुछ लोग 60 साल जीते हैं, कुछ लोग 100 साल क्रॉस करते हैं, तो सबका अलग अलग होता है। एवरेज जो लिया जाता है तो वो चीज़ हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि सबका, अगर हम डॉग का बोल रहे हैं कि 25 साल है तो ये 25 साल ही केवल जिएगा, न उससे ज़्यादा न उससे कम। ये क्या है कि अप्रॉक्स वैल्यू है, कि इससे वेरी कर सकता, हो सकता है कभी ज़्यादा हो सकता है कम। उसी तरह काऊ का देखो, काऊ का लगभग 20 से 25 साल होता है, ठीक है। उसी तरह क्रोकोडाइल्स, ठीक है। क्रोकोडाइल, इसका लाइफ स्पॉन 60 ईयर होता है, ठीक। उसी तरह एलिफेंट, इसका लाइफ स्पॉन 60 to 90 ईयर्स। और हॉर्स, इसका भी लाइफ स्पॉन 60 ईयर, ठीक। और लास्ट जो आता है अभी हम बताएं पैरट, और इसका लाइफ स्पॉन लगभग 140 ईयर्स, ठीक। तो ये हमें याद रखना होगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म का क्या लाइफ स्पॉन होता है। तो हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, हमारे साथ बोलना कि प्लांट में पहला राइस 3 से 4 मंथ। सिंपल सा तुम लोग लॉजिक लगा लेना कि जितने भी सीजनल जितने भी प्लांट होते हैं, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, तो इसका लाइफ स्पॉन 3 से 4 मंथ ही होता है। नेक्स्ट है रोज का 5 से 7, बनाना का 25 साल, मैंगो का 100 से 200, पीपल का 200 से 300। एक कॉपी पर लिख कर 2 बार 3 बार रटोगे तो याद हो जाएगा। इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हो। और कभी कभी पूछ देता है कि बटरफ्लाई का क्या लाइफ स्पॉन है, या क्रो का क्या लाइफ स्पॉन है, पैरट का क्या है, एलिफेंट का क्या है, हॉर्स का कितना होता है। तो ये सब पूछता है कि पीपल का कितना है, 200 से 300। उसी तरह बनियान का 200 से 300, बटरफ्लाई का 1 से 2 वीक, हाउस फ्लाई का 1 से 2 मंथ, फ्रूट फ्लाई का 30 दिन, क्रो का 15 दिन, डॉग का 25 साल, काऊ का 20 से 25 साल, क्रोकोडाइल, एलिफेंट, हॉर्स का लगभग 60 साल, और एलिफेंट में 60 to 90 ईयर्स लिख देना। उसी तरह पैरट का 140 ईयर, ठीक है। तो ये सब का लाइफ स्पॉन तुम लोग एक बार रट लेना, या वीडियो पॉज कर इसको लिख लेना अपने कॉपी में, और उसको 1 बार 2 बार रिवाइज करोगे तो ये लिख कर दे देना।